प्रिय प्रतिभागियों नमस्कार। आज हम बहुब्री समास के अंतिम बिंदुओं को ले रहे हैं। 2 क्लास में हमने बहुब्री समास पहले पढ़ लिया है। प्रथम दिन मैंने बहुब्री समास के भेद और उसकी परिभाषा और उससे संबंधित सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा की थी। कल हमने उनके विग्रह के बारे में कि कहाँ पर यत शब्द का द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग होता है, उसके बारे में कुछ विशेष बातें पढ़ी थी। आज इसमें कुछ शेष जो बच रहा है उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, बहुब्री समास का एक ऐसा पार्ट आप पढ़ चुके हैं पूरा, जिसके आधार पर प्राय सभी उदाहरण उसके अंतर्गत आते हैं। आज मैं एक एक बिंदु से प्रत्येक तरह के शब्द जो बहुब्री समास में हो सकते हैं उनको सभी को एक शॉर्ट टाइप से बता रहा हूँ, उसको आप इस तरीके से समझें। देखिए, बहुब्री समास में यहाँ मैं 3-4 बातें लिख रहा हूँ। एक है संख्या बहुव्रीहि, जिसमें हम संख्यावाचक जो पहले पद आता है उसके जो बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं उनमें और द्विगु में क्या अंतर है, द्विगु को बहुब्री से बाहर कैसे करते हैं, कौन से उदाहरण होंगे जो द्विगु के नहीं होंगे और बहुब्री के होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विशेष बिंदु यह है आज का अपना। इसके बाद दूसरा, कुछ प्रत्यय विशेष के आधार पर, जैसे कप प्रत्यय है, कै प्रत्यय से संबंधित उदाहरण जो बहुब्री समास के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा, कुछ उपसर्गों के साथ, और चौथा न के साथ। इन बिंदुओं को टच करते हुए आज का ये टॉपिक बहुब्री समास का पढ़ रहे हैं। सभी तरह के उदाहरण इसमें समाहित हो जाएंगे। विग्रह करना हम कल सीख गए कि कहाँ कौन सा विग्रह करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं संख्या बहुब्री के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। संख्या बहुब्री समास किस तरह का होगा। यहाँ एक तो ये देखें कि जब संख्यावाचक शब्द के पश्चात कोई दूसरा शब्द भी संख्या प्लस संख्या के रूप में रहता है, ऐसा बहुब्री समास। दूसरा, पहले कोई पद और संख्या, यानी अंत में संख्या होने पर, एक ऐसा उदाहरण जिसमें दोनों तरफ संख्या होगी, एक ऐसा उदाहरण जिसमें पहले कोई उपसर्ग आ जाएगा या कोई शब्द विशेष आ जाएगा और उसके बाद में संख्या होगी। और तीसरा, संख्या प्लस जो शब्द है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये 3 टॉपिक के आधार पर, 3 बिंदुओं के आधार पर संख्या वाले बहुब्री को पढ़ रहे हैं। ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट समझ जाएंगे कि कहाँ हमको द्विगु नहीं करना है। देखिए, संख्या प्लस संख्या के रूप में दोनों तरफ संख्या हो, जैसे एक शब्द लिखा ये त्रिचतुरा। अब ये पूछा गया कि त्रिचतुरा में कौन सा समास है। तो यहाँ ये दोनों संख्यावाचक शब्द है और दोनों संख्यावाचक में क्रमिक संख्याएं हैं। जब दोनों संख्यावाचक शब्द होंगे तो वहाँ क्रमिक संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
और उन क्रमिक संख्यावाचक शब्दों के रूप में उसको हम बहुब्री उत्तर भरते हैं। द्विगु समास में दोनों तरफ संख्या नहीं होती थी, इसलिए अब श्योर हो जाएं कि दोनों तरफ अगर संख्या है और अगर वो क्रमिक है, क्रमिक का लोग क्रम से आने वाली, जैसे 3 या 4, 2 या 3, इस तरह के जो संख्या पद होंगे उनके आधार पर हम संख्या बहुब्री को पढ़ते हैं, जिसमें संख्या प्लस संख्या होती है, दोनों क्रमिक संख्याएं होती है। इसलिए यहाँ अब जब इनका विग्रह किया जाता है तो त्रियो वा चत्वारः वा ऐसा विग्रह करते हैं। जैसे द्वित्रा तो द्वौ वा त्रयो वा। जैसे पंच सा पंचवा सटवा। तीनों उदाहरण देखिए आपने, तीनों उदाहरण बिल्कुल एक जैसे हैं। एक ऐसे उदाहरण जिनमें दोनों तरफ संख्या होती है और वो क्रमिक संख्याएं होती है, उनमें आपको उत्तर बहुब्री भरना है। दो संख्याओं वाला समास द्विगु नहीं होगा। जहाँ पर अगर दो संख्याओं वाला बहुब्री होगा भी तो वो क्रमिक नहीं होगा। वहाँ कोई जैसे शतक के रूप में आ जाता है कि भाई, तो वहाँ अलग तरह का उदाहरण होगा। एक वो जो दूसरी संख्या होगी वो एक समूह होगा। जैसे सप्तशती आता है, वो द्विगु के अंतर्गत आता है, लेकिन वहाँ शतक से संबंधित है और ये क्रम से है, तो इनमें क्रम से आएगा। इसका एवज द्वंद्व समास होता है, उसमें भी संख्या आती है और उसमें दोनों तरफ संख्या आती है, लेकिन वो एक तरह से हमारी गणना योग्य संख्याएं होती है, जिनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अष्टादश। अब यहाँ देख रहे हैं हम, अष्टादश एक प्राकृत संख्या है जिसका अर्थ 18 होता है, और यहाँ दोनों संख्याएं, इसमें भी दोनों संख्याएं दोनों तरफ, लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य 8 और 10, इसलिए ये द्वंद्व में जाएगा। तो दोनों तरफ संख्यावाचक होने पर या तो बहुब्री उत्तर भरेंगे हम, या फिर आपका द्वंद्व भरेंगे, और दोनों में अंतर है। अगर दोनों तरफ संख्या है तो बहुब्री में दोनों क्रमिक संख्याएं होती है, क्रम से आने वाली, 3 4 2 3 5 6 7 8 इस तरीके से, 9 10 आदि। और उधर दोनों संख्याएं एक गणना के काम आती है, 13 14 15 16 इस तरह की, उनमें आपको द्वंद्व भरना है। एक और सरल तरीका है, उससे भी हम इसको राइट करेंगे। अभी देखिए, तो पहला ऑप्शन में ये चीज़ें याद रखनी है आपको। दूसरे में देखिए, एक है प्लस संख्या, इधर कोई शब्द आएगा और उसके बाद संख्या होगी। एक होता है संख्या प्लस शब्द, एक होता है शब्द प्लस संख्या। तो अब देखिए, शब्द प्लस संख्या में कुछ शब्द विशेष निर्धारित किए गए, जैसे उपसर्ग निर्धारित किया गया, आसन्न शब्द निर्धारित किया गया, ऐसे कुछ शब्द हैं। जैसे देखिए, पहला उदाहरण है जैसे उपदशा। तब इसका विग्रह करेंगे दशानाम समीपे। ये या देख रहे हैं हम, एक शब्द प्लस संख्या है, उपसर्ग है यहाँ, उसके पीछे 10 एक संख्या का बोध है। यहां भी उत्तर हमको बहुब्री भरना है, किसी अव्यय अथवा आसन्न आदि शब्द, जैसे कि लिखा आसन्न विंसा। तो विंशतेर आसन्ना, इस तरह का विग्रह करें, आसन्न विंसा। ये है शब्द प्लस संख्या, निर्धारित ही शब्द हैं, कुछ उप है, अधिक है, आसन्न है, ऐसे। इनके साथ
हमको उत्तर भरना है बहुब्री। बहुत सरल है। देखिए, एक अंत में एक और इसमें इस तरह की प्रक्रिया है, एक सरल प्रक्रिया है जिससे आपको सहज में ही उत्तर मिलेगा। ज़्यादा इतना सोचने विचारने की भी क्या आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण है, जैसे द्विदशा, द्विर आवृता 10। अब देखिए, संख्या बहुब्री का पहला और दूसरा बिंदु था वो समाप्त हो गया, और यहाँ एक ऐसा सहज तरीका जिसमें इतना सब कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, शब्द को देख करके उत्तर भरेंगे आप। तो इसमें एक ही बात को ध्यान में रखो कि जब भी कोई संख्यावाचक शब्द बाद में दिखाई दे रहा है हमको, और बाद वाले संख्या शब्द के पश्चात अगर आ और विसर्ग का प्रयोग होता है, आकारांत विसर्ग के रूप में आता है, तब वहाँ और कोई समास नहीं होगा, वहाँ बहुब्री ही उत्तर होगा। तो बिल्कुल सरल है। संख्या बहुब्री में दो बिंदु एक ही लाइन में पूरे हो गए। उदाहरण कोई सा भी आ सकता है। आप तो एक ही बात याद रखें कि संख्यावाचक शब्द अगर बाद में है, दोनों तरफ है अथवा केवल बाद में है, तो उसके पश्चात अगर आकारांत विसर्ग का प्रयोग होता है, तब समझ जाओ वहाँ उत्तर आपको बहुब्री भरना है और कोई समास उत्तर नहीं भरना है। अब देखो, अब इसमें आप उत्तर भरोगे, अष्टादश में क्या बहुब्री भरोगे? नहीं, क्योंकि यहाँ आर और विसर्ग नहीं है। ये सरल तरीका है। जहाँ आ और विसर्ग नहीं है, दोनों तरफ संख्या है, तब आपको भरना है द्वंद्व, और जब आ के पश्चात विसर्ग, इन दोनों नियमों के आधार पर तब भरना है आपको बहुब्री समास। उपसर्ग भी आ सकता है, आसन भी आ सकता है, अधिक भी आ सकता है, यहाँ क्रम से संख्या भी आ सकती है। अब एक और है लास्ट में, संख्या प्लस शब्द। अब पहले संख्या आती है फिर शब्द होता है। ये ज़्यादातर द्विगु में प्रवेश करेगा, ये ज़्यादातर द्वंद्व में प्रवेश कर रहा था, लेकिन वहाँ एक सरल अंतर हो गया कि द्वंद्व में कभी भी आ के पश्चात विसर्ग नहीं होगा, और इसमें आ के पश्चात विसर्ग ही होगा इन दोनों नियमों में, तब आपको बहुब्री भरना है। अब तीसरा पढ़ रहे हैं हम, ये हालांकि कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं हम। संख्या प्लस शब्द, ये द्विगु की श्रेणी में आता है, और द्विगु से किस तरह बाहर करें, तो ये सीधा तरीका है। इसमें भी याद रखें कि यहाँ जैसे एक शब्द लिखा मैंने त्रिनेत्र, एक लिखा मैंने जैसे चतुर्भुजय, एक लिखा जैसे मैंने चतुर्मुख है, एक लिखा मैंने जैसे दशानन, इस तरीके से। ये तीसरी कैटेगरी के उदाहरण हैं। इन चारों में संख्या प्लस शब्द है, और ये चारों में और कोई समास की प्राप्ति नहीं है, या तो द्विगु या बहुब्री। तो ऐसे में भी बहुब्री को राइट करें, क्योंकि ये जितने भी चारों शब्द आपके सामने हैं, उन चारों शब्द में पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है, सबके पश्चात अकारांत विसर्ग का प्रयोग है। और जब पुल्लिंग का प्रयोग होता है, तब समझ जाओ वह उदाहरण द्विगु का नहीं होगा, और वो बहुब्री समास का होगा। इसलिए जब चतुर्भुजम लिखते हैं तो वो द्विगु में चला जाएगा, लेकिन चतुर्भुजय ये बहुब्री में आएगा। चार भुजाएं हैं जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके, चार मुख है जिसके, 10 आनन है जिसके, 10 गर्दन है जिसके, 10 ग्रीव है। दस मुख है। सब ये बहुब्री समास के उदाहरण, क्योंकि सभी के पश्चात पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है। जबकि द्विगु में किसका प्रयोग होता है? या तो स्त्रीलिंग में ई का प्रयोग होता है, या नपुंसकलिंग में अम का प्रयोग होता है। वो पहचान द्विगु की है, और द्विगु से इनको बाहर करने का तरीका ये है कि जहाँ भी हम इस तरह का प्रयोग करते हैं तो ये अन्य पद प्रदान कहलाएंगे। बहुब्री समास का जो मुख्य सूत्र थे, अनेक मन्य पदार्थ थे, ये महत्वपूर्ण सूत्र है जो अब बहुब्री समास करता है। ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, बहुब्री समास का मुख्य सूत्र क्या है?
अनेक मन्य पदार्थ है। तो त्रिनेत्र, चतुर्भुज, चतुर्मुख और दशानन और 10 ग्रीव, इस तरह के उदाहरण जहाँ पर आपने उसको अम नहीं कर रखा है, जहाँ आपने उसको स्त्रीलिंग नहीं कर रखा है, ऐसी स्थिति में उनमें हम ये समास करेंगे। कौन सा? बहुब्री समास। आ गया समझ में? तीनों बिंदु बिल्कुल सरल है। इन दोनों में आ के पश्चात विसर्ग होती है संख्या के पश्चात, द्वंद्व में उसके पश्चात विसर्ग नहीं होती है। यहाँ पुल्लिंग संख्या के साथ पुल्लिंग आएंगे, वहाँ आपका बहुब्री समास भरना है केवल सप्ताह को छोड़कर, और जो तद्धितार्थ में होते हैं द्वयी मातुर आदि उनको छोड़कर, बाकी सब जगह यहाँ पुल्लिंग के रूप में इस तरह के जो प्रयोग किए जाते हैं उनमें आपको संख्या बहुब्री करना है। इसके अलावा जैसे एक उदाहरण आया ये, जैसे द्विपात, जैसे द्विदन, जैसे द्विमूर्ध है, जैसे त्रिमूर्ध है, ये सब पूरे के पूरे उदाहरण बहुब्री समास के उदाहरण हैं। और बहुब्री समास करने का विग्रह है, अगर 3 आ गया बहुवचन लिख दो त्रिय, और पीछे वाले को भी बहुब्री प्रथमा में भर दें, और सबके साथ यस्य से लगा है। इनमें सब में यस्य, क्योंकि पहले कोई क्रियापद नहीं है इसलिए यस्य से आएगा, और समास करेंगे हम बहुब्री। ये पात शब्द और दन शब्द देखिए हलंत आ रहे हैं, हलंत के रूप में भी ये पुल्लिंग है। द्विपात का विग्रह है द्वौ पादौ यस्य से, 2 पैर हैं जिसके, उसको द्विपात कहेंगे। 4 पैर है जिसके, उसको चतुष्पात कहेंगे। 2 दांत के रूप में, द्विदन के रूप में भी बहुब्री समास करेंगे। ये पशुओं की उम्रवाचक, उम्र का वाचक होता है। द्विदन, चतुर्दन, षोडन आदि, इन सब में हमको बहुब्री समास भरना है। पाद शब्द जो होता है पैर के लिए, उसके स्थान पर जब पात तय हलंत हो जाएगा, तब चाहे उसके पहले संख्या हो अथवा और कोई शब्द भी हो, तो भी आपको बहुब्री भरना है। उसके साथ बहुब्री का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो कहीं भी चतुष्पात, द्विपात ऐसे शब्द आ जाते हैं, उसके साथ हमको बहुब्री समास करना है, संख्या बहुब्री। तो बिल्कुल क्लियर है, हम संख्या वाला हर समास आज तक की क्लास में आप पूरा कर सकते हैं। देखिए, दोनों तरफ संख्या आ जाएगी तो इस तरह से उत्तर भरेंगे बहुब्री। जहाँ आ के पश्चात विसर्ग नहीं होगा, दोनों तरफ संख्या होगी, तब भरना है हमको द्वंद्व, जो अभी पढ़ा नहीं, लेकिन इस संख्या को साथ में पढ़ रहे हैं इसलिए संख्या के साथ एक साथ पढ़ें। संख्या प्लस नदी आ जाए तो अव्ययी भाव भरना है। बाकी में द्विगु का संख्यावाचक प्रसिद्ध है ही। इसके आधार पर ये पहला बिंदु हम समाप्त करते हैं, संख्या बहुब्री। अब दूसरा पढ़ रहे हैं हम प्रत्यय के रूप में। संख्या वाले सभी समासों के हम उदाहरण दे सकते हैं। अब हम एक ऐसी पहचान जो बहुब्री समास के लिए निर्धारित होती है, इस तरह का अगर कोई ऑप्शन आता है तो आप और कोई समास की तरफ नहीं चलें और आप उसमें बहुब्री उत्तर भरें। ये एक प्रत्यय विशेष होता है, कै या कप प्रत्यय होता है। तो दोनों पद जब जुड़ेंगे और उनके पश्चात प्लस कप प्रत्यय का कै जोड़ेंगे, तब वहाँ भी आपको यही उत्तर भरना है, उसमें आपको दूसरा समास उत्तर नहीं भरना है। तो बहुत सरल है, जिसके आधार पर किसी भी उदाहरण को हम आराम से उत्तर देंगे कि ये बहुब्री समास है। देखिए एक उदाहरण सबसे पहले लिखा मैंने, जैसे वीर पुरुषक है, कल भी पढ़ाया था मैंने आपको। दूसरा है जैसे व्यूढ़ो रस्क है। तीसरा है प्रिय मनस्क है। चौथा है जैसे बहु मालाक है, जैसे प्रिय सर्पिस्क है। एक है जैसे प्रिय धनुष्क है।
एक है जैसे महामनस्क। देखिए सभी उदाहरण अब आपको ऐसे इस तरीके से जब पढ़ोगे आप, एक उदाहरण के रूप में और एक नियम के रूप में, तो अब सभी उदाहरण उसके श्रेणी में आ जाएंगे। एक ही लाइन याद रखनी है हमको कि दोनों पदों को जोड़ने के पश्चात अलग से अगर कै प्रत्यय का प्रावधान किया जाता है, जोड़ा जाता है, तब आपको वहाँ बहुब्रीहि समास करना है। उनमें सब में आपको विग्रह करते समय यस्य स करना है, और इधर दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लिखनी है। प्रथमा का बहुवचन भी हो सकता है, एक तो वीरा, पुरुषा, यस्य से, इसमें आप यस्मिन से भी कर सकते हैं। वीर पुरुष का, वीर पुरुषक जो शब्द है उसमें वीरा पुरुषा यस्मिन से भरेंगे। बाकी सभी के साथ हमको यस्य से करना है, जैसे व्यूढ़म उरय यस्य से। इसी तरह प्रियम मनय यस्य से। इसी तरह से भव्य माला यस्य से। प्रियम सर्पी यस्य से। इसी तरह प्रियम धनु यस्य से। इसी तरह महैत मनय यस्य से। महामनस्क है, इसको महामना भी कह सकते हैं, इसके रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए ध्यान से, वीर पुरुषक कै प्रत्यय वाला उदाहरण है। दोनों शब्दों के पश्चात जब कै प्रत्यय जोड़ा गया तो इस कै के आधार पर हम ये उत्तर भरें। कई बार शब्दों का ही कै होता है, जैसे लेखक में तो लेखक अणुल प्रत्यय के रूप में अक आता है, उसको नहीं देखें, पहले दो शब्द अलग से देख लें। जैसे वीर और पुरुष है और उसके बाद कै जोड़ा, व्यूढ़ और उरय है और उसके बाद कै जोड़ा, मन के पश्चात कै जोड़ा, माला के पश्चात कै जोड़ा, किसी भी शब्द के पश्चात। जैसे नौ शब्द है नौकै हो जाएगा, धनु शब्द है धनुष हो जाएगा, मन शब्द है मनस्क हो जाएगा। ऐसे उदाहरणों में निश्चित रूप से समास बहुब्रीहि समास होता है। तो ये एक तरीके से हम कै प्रत्यय वाले सभी उदाहरणों को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ कै प्रत्यय के उदाहरणों के पश्चात अब हम उपसर्ग और नए वाले कुछ उदाहरण पढ़ रहे हैं, जिसके आधार पर यहाँ उपसर्गों का भी उदाहरण पढ़ेंगे और न के साथ जितने भी उदाहरण आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग के बारे में कल भी कुछ पढ़ा था हमने, जैसे अधिकतर निरुपसर्ग आया, निर के अधिकतर उदाहरण बहुब्रीहि में आएंगे। एक आपका जैसे सु आया, एक है जैसे दुर आया। इनके साथ भी बहुब्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। याद रखें, जब भी इन उपसर्गों के पश्चात कोई समास किया जाता है तो यहाँ तीन उत्तर हमको मिल रहे हैं। एक उत्तर मिल रहा है हमको अव्ययी भाव, दूसरा मिल रहा है हमको प्रादि तत्पुरुष, और तीसरा मिल रहा है हमको बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव का तो इससे कोई मतलब ही नहीं, अव्ययी भाव की पहचान ही अलग है। इसका समाधान हमको प्रादि तत्पुरुष से करना है। तो वहाँ से कुछ बातें इस तरह की याद रखें कि बहुब्रीहि समास कब भरें हम। एक तो तब भरना है कि जहाँ पर निर के साथ, जैसे निर्जन, जैसे निर्धन, जैसे निर्वलय, जैसे निर्भया, ये सब निरुपसर्ग के साथ जुड़े हुए शब्दों से जो समास है उन सब में बहुब्रीहि समास है। पहचान तो कुछ समझ में आ रही होगी आपके। धन शब्द धनम होता है नपुंसकलिंग, बल शब्द भी बलम होता है, भय शब्द भी भयम होता है। तो ऐसी स्थिति में
निर के साथ होने वाले समास अगर अव्ययीभाव की पहचान नहीं है तो वहाँ अधिकांश में बहुब्री वर्णा है। प्रादि तत्पुरुष में केवल स्थानवाचक वर्णे हैं। जहाँ कोई विषयवाचक या स्थानवाचक शब्द बाद में आता है तब वहाँ आपको प्रादि तत्पुरुष, जैसे निष्कोशाम भी है, निर्भारत है, इस तरह के उदाहरणों में। बाकी इस तरह के सभी उदाहरणों में आपको बहुब्री समास उत्तर भरना है। निर्भयम, निर्भया, निर्गतम भयम यस्यासा, निकल गया है भय जिससे, ऐसी वो, उसका नाम निर्भया। तो नपुंसकलिंग शब्द को यहाँ स्त्रीलिंग बनाया गया, इसलिए यहाँ भी ये एक समास हुआ, बहुब्री समास। सु के साथ, दुर के साथ और भी जैसे वी के साथ, इन उपसर्गों के साथ अगर बाद वाला शब्द पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग हो जाए, स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग हो जाए, नपुंसक लिंग की जगह स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो जाए, तो वो उदाहरण आपको बहुब्री समास में भरने हैं। इस बात को अवश्य याद रखें, क्योंकि इस तरह के शब्द सभी में आ सकते हैं। समानाधिकरण के जितने भी उदाहरण हैं संख्या के साथ भी आ सकते हैं और उपसर्गों के साथ भी आ सकते हैं, ए के साथ भी आ सकते हैं। तो जो मकारांत नपुंसकलिंग जो शब्द आ रहे हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाए हम और उसके आधार पर इनका उत्तर सही सही भरेंगे। तो जैसे सु के साथ आया, अब एक शब्द आया सुहृत, शोभनम हृदयम यस्य से, शोभनम हृदयम यस्य से, उसको कहेंगे सुरत। तो दुर्हृत, सुरत, इनमें भी बहुब्री समास है। इसी तरह से एक है जैसे सुमुखी, शोभनम मुखम यस्यासा, मुखी शब्द स्त्रीलिंग है। सु की जगह पर आपको विग्रह करते समय यही शब्द लिखना है, शोभनम मुखम यस्यासा आएगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसके आधार पर। इसी तरह से जैसे दुर्बल शब्द है, जैसे दुर्हृत शब्द है, वी के आधार पर जैसे विधवा शब्द है, तो विगत धवय यस्यासा, विगत हो चुका है पति जिसका वह, तो धवय शब्द से धवा बना स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ भी बहुब्री समास भरेंगे। सुरत के जगह पर दुर लगा देंगे तो ये भी आपका बहुब्री समास होगा, दुर्हृत। तो दुष्टम हृदयम यस्य से, सु दुर वी निर। प्र का एक उदाहरण कल मैंने पढ़ाया था आपको, प्रपर्ण है। उपसर्ग कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद वाला जो शब्द है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो एक लिंग से दूसरे लिंग में शब्द आ जाता है वो, तो उसको आपको बहुब्री समास के रूप में भरना है। और यही अंतर है जो आपको वहाँ समासों में पहचानने में मदद करेंगे। पैराग्राफ में कोई भी शब्द आ सकता है, किसी भी तरह का शब्द आ सकता है, तो उसके आधार पर ही बहुत कुछ 90% तो हम उदाहरण को देख करके ही बता सकते हैं कि ये कौन सा समास हो सकता है। क्योंकि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रदान होता है। उत्तर पद की प्रधानता का मतलब वो पद जैसा है, जिस लिंग में है, जैसा अस्तित्व में है, वैसा रहेगा। यहाँ उसमें अन्य पद प्रदान है, इसलिए हो सकता है कोई स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द बना दिया गया हो, उसके साथ आपको ऐसा करना है। तो आकारांत स्त्रीलिंग को भी जब आकारांत पुल्लिंग के रूप में लिखा जाए, जैसे एक शब्द है ये रूपवद भार्य, रूपवद भार्य, और एक है रूपवद भार्या। तो देख रहे हो आप, रूपवद भार्य, रूपवद भार्या, और एक है राम भार्या। तो स्पष्ट नजर आ रहा है, शब्द है भार्या मूल। तो ये समझ जाओ कि जब भार्या नहीं है, भार्य है, तो ये बहुब्री है, और जब भार्या है तो वो तत्पुरुष है। अब तत्पुरुष में कर्मधारय भी हो सकता है, तो अगर उसका गुण है
तो ये कर्मधारी है, और अगर किसी के साथ संबंध है तो वो आपका षष्ठी तत्पुरुष है। इसलिए यहाँ षष्ठी तत्पुरुष राम की भार्या, रूपवती पत्नी, और रूपवती पत्नी है जिसकी। इस तरीके से इन समासों को आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये कौन सा समास है। तो ऐसे 5-7 शब्द अच्छी तरह याद रखें कि भाई जो आकारांत स्त्रीलिंग है, भार्या है, विद्या है, चूड़ा है, स्पृहा है, प्रतिष्ठा है, ये शब्द जब अकारांत पुल्लिंग हो जाएंगे तब आपको उत्तर ये भरना है, बहुब्री समास भरेंगे। जैसे लब्ध प्रतिष्ठे लिखा हुआ है तो प्रतिष्ठा की जगह प्रतिष्ठे हुआ, तो लब्धा प्रतिष्ठा येन से लब्ध प्रतिष्ठा हो जाएगा, इसके रूप में प्रयोग करेंगे हम। अब यह देखिए, कै प्रत्यांत वाले उदाहरण हम पढ़ चुके, उपसर्गों के उदाहरण हम पढ़ चुके कि उपसर्गों के साथ जब इस तरह का प्रयोग होता है तब आपको बहुब्री उत्तर भरना है। इनके अलावा इनमें तो हम आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि धन शब्द धनम है, बल शब्द बलम है, भय शब्द भयम है। लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण होते हैं, ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें अंतिम पद जब चेंज नहीं होता, उसी रूप में रहता है, तो वहाँ प्रादि तत्पुरुष भरते हैं। जैसे सुनदी में हमने प्रादि तत्पुरुष भरा। लेकिन अब कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें सुप्रजा, दुष्प्रजा, तो अब देख रहे हो आप सुप्रजा, दुष्प्रजा, यहाँ कौन सा समास भरें? इसमें भी याद रखो यहाँ भी बहुब्री समास है। सुप्रातः, सुदिवह, इनमें भी बहुब्री समास है। प्रातः दिवह में तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सुप्रजा दुष्प्रजा में समझ में आ रहा है कि सुप्रजा के साथ वही आ और विसर्ग का प्रयोग है, जबकि प्रजा शब्द स्त्रीलिंग है और आकारांत के रूप में विसर्ग नहीं आता है, तो उस स्थिति में तो वो प्रादि तत्पुरुष है। लेकिन अगर प्रजा के पश्चात विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, इसमें मेधा के पश्चात विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, सु और दू के साथ या न के साथ, तो भी वो आपका बहुब्री समास है। ये जो उदाहरण आज आपने पढ़े हैं, ये आपको इन बहुब्री समास की पहचान में बहुत सारी मदद करेंगे और इस जैसे अन्य शब्दों में भी आप अपना उत्तर भर सकेंगे। एक और अब ये देखिए नए वाला, और नए तत्पुरुष की एवज में ये समास है। अब देखिए ये नए तत्पुरुष का को समझ रहे हैं। अब हम तत्पुरुष समास में हमने पढ़ाया था कि भाई दो पद जब होते हैं तो पहला पद अगर न आए तो वहाँ नए तत्पुरुष समास होता है, और उसकी जगह दो शब्दों का प्रयोग करवाया था मैंने आपसे कि न की जगह ए भी हो सकता है, न की जगह अन भी हो सकता है। लेकिन अब एक बात और ध्यान रख लें कि न के साथ होने वाला नए तत्पुरुष समास के अलावा बहुब्री समास भी होता है, और उन दोनों को हम कैसे अलग अलग करें? दोनों को अलग करने का तरीका यही है, देखिए कि जैसे एक उदाहरण है ये अपुत्र है, या विग्रह करते हैं अविद्यमान है पुत्र है, यस्य से। देखिए अब अपुत्र शब्द आया और फिर पूछा गया कि यहां कौन सा समास है। वार्तिककार कात्यायन एक वार्तिक का प्रयोग करते हुए ऐसे उदाहरणों में तत्पुरुष समास माना। तो हम ये भी याद रखें कि अपुत्र में उत्तर पद पुत्र शब्द है और यही रहता है, तो ये नए तत्पुरुष भी संभावित है, लेकिन यहाँ इसके रूप में लिखा है, ज़्यादा सही ये बहुब्री है। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में ऐसा आता है कि दोनों राइट दोनों गलत, तब हम दोनों राइट करेंगे। इसमें ऐसे उदाहरणों में जो शब्द जिस लिंग में है उसी लिंग में लिखा गया ए के साथ, वो बहुब्री भी हो सकता है, वो नए तत्पुरुष भी हो सकता है। दोनों का ऑप्शन आए तो दोनों भरना है। चार समास आए तब आपको पहले इसमें अपुत्र वाले उदाहरण में तो आपको बहुब्री ही भरना है। लेकिन जो भी इस तरह के शब्द आएंगे और उनमें सब में नए तत्पुरुष उत्तर प्रथम उत्तर के रूप में भरना होगा।
ये सिर्फ ये उत्तर और इस तरह के ऑप्शन उन्हीं शब्दों में आ सकते हैं जो दूसरा शब्द जिस लिंग में है और उसी लिंग में वो लिखा गया है। तो यहाँ तो हम कन्फर्म है कि यहाँ दोनों हो सकते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे शब्द जैसे अधन्य, अब ये पूछा जाए कि बताओ अधन्य में कौन सा समास, अब आपको निश्चित रूप से यहाँ उत्तर बहुब्रीहि भरना है। इसमें नए तत्पुरुष नहीं हो सकता, यहाँ केवल बहुब्रीहि होगा। अविद्यमानम धनम यस्य से, जिसमें क्योंकि इसका मूल शब्द ये होता है धनम और उसकी जगह आपने विसर्ग कर दिया, तो चाहे उससे पहले ए हो अथवा उससे पहले कोई उपसर्ग हो अथवा उससे पहले कोई संख्या हो, सब में उत्तर बहुब्रीहि भरें। इसी तरीके से जैसे अभार्य, जैसे अविद्य, जहाँ आ की जगह ए हुआ, जहाँ मैं की जगह विसर्ग हुआ, ऐसे सभी उदाहरणों में बहुब्रीहि ही उत्तर भरना है। ऊपर वाले उदाहरण में बहुब्रीहि और नए तत्पुरुष दोनों भर सकते हैं क्योंकि उसका शब्द पुत्र के रूप में ही है। इनके शब्द के शब्द ये नए अम के रूप में है, ये आ के रूप में है, ये विद्या भी आ के रूप में है। इसलिए ऐसे उदाहरणों में जैसे अकरुण है, अविद्यमाना करुणा यस्य से, तो वहाँ ऐसे उदाहरणों में सभी में हमको इस तरह का विग्रह करते हुए विद्यमान पद का लोप हो जाता है, जुड़ जाता है और इस तरह की स्थिति आती है। यहाँ बहुब्रीहि समास को पहचानने के यही तरीके हैं जिसके आधार पर संख्या भी आ सकती है, जिसके आधार पर उपसर्ग भी आ सकता है, जिसके आधार पर ए भी आ सकता है, लेकिन बाद वाला शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें अगर चेंज मिल गया आपको तब आपको बहुब्रीहि उत्तर भरना है। बहुत सरल होते हैं समास, लेकिन हम अर्थ करके अनुभव के आधार पर, अनुमान के आधार पर कुछ गलत उत्तर भर जाते हैं। सही तरीका ये अपनाएं जिससे आपको शब्द भी याद हो जाएंगे कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। ऐसे मैं वाले शब्दों को हम अलग से लिख लें। जैसे ही हम लिंग प्रकरण पढ़ाएंगे तो उसमें ये भी बताएंगे कि कौन कौन से शब्द नपुंसकलिंग में है, कौन पुल्लिंग, कौन स्त्रीलिंग में। तो उस बेस पर हम पूरे बहुब्रीहि समास को कर सकते हैं। ये पूरा बहुब्रीहि समास हुआ। इसके लास्ट में कुछ एक एक नियम के एक एक उदाहरण भी हैं, उनको भी थोड़ा इस तरह से देखें। जैसे मैंने लिखा ये, जैसे दक्षिण पूर्वा। अब आपसे ये पूछा गया कि बताओ दक्षिण पूर्वा में समास कौन सा है। अब आप पहले तो देखेंगे दक्षिण और पूर्व दो दिशाओं के नाम हैं, तो दो दिशाओं के नाम जब होंगे तो द्वंद्व समास की संभावनाएं बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ बहुब्रीहि समास पढ़ रहे हैं, अगर दोनों दिशावाचक शब्द भी है और अगर दूसरे शब्द के पश्चात आ का प्रयोग किया गया है तो वो बहुब्रीहि समास ही होगा। क्योंकि अगर इसको द्वंद्व समास करेंगे तो ये दक्षिण पूर्व बन जाएगा, यानी वहाँ द्विवचन का प्रयोग होता है द्वंद्व समास में। और जब आकारांत स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है तो वो कभी भी द्वंद्व समास में होगा ही नहीं। दो वस्तुएं जोड़ी और आकारांत स्त्रीलिंग बना दिया तब वहाँ वो समास बहुब्रीहि समास ही होगा। तो दोनों दिशाओं के अंतर दक्षिणस्या पूर्वस्याश्च अंतराल है, दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच का अंतराल, उसको हम दक्षिण पूर्व कहेंगे। तो याद रखें दोनों दिशाओं के पश्चात भी आकारांत का प्रयोग होता है, तो ऐसी स्थिति में हमको बहुब्रीहि समास उत्तर भरना है। इसी तरह से एक उदाहरण जैसे युवजानी शब्द है, ये कुछ अलग तरह का शब्द है। युवती जाया यस्य से, युवा पत्नी है जिसकी, ऐसा वो व्यक्ति, उसके लिए युवजानी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जानी शब्द जैसे आएगा तो वो जाया की जगह पर यह आदेश होता है। पहले शब्द को स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाया जाता है। युव, जैसे वृद्धा जाया यस्य से तो वृद्ध जानी हो जाएगा, और युवती जाया यस्य से तो युवजानी हो जाएगा। इस तरह के प्रयोगों में भी हमको बहुब्रीहि समास का प्रयोग करना है। एक है जैसे व्याघ्रपात, व्याघ्रस्य पादौ इव
पादौ यस्य से। पात शब्द आ रहा है, पात शब्द देखते ही बहुब्री उत्तर भरना है, चाहे उससे पहले संख्या हो, चाहे उससे पहले उपसर्ग हो, चाहे उससे पहले और कोई पद हो। ये उपमान उपमेय वाला बहुब्री समास है जिसमें यू का प्रयोग करते हैं। व्याघ्र पात शब्द याद रखें, पात शब्द के साथ बहुब्री समास ही उत्तर भरना है। इनके आधार पर लास्ट में भी जैसे कहीं तय प्रत्यांत शब्द पहले आता है, उसमें भी आपको ऐसे ही भरना है। जैसे जलजाक्षी, जैसे मीनाक्षी, ऐसे जो शब्द आते हैं, कल बताया था आपको जलजाक्षी। जैसे उष्ट्र मुखय शब्द है, आप बता सकते हैं कौन सा समास? बिल्कुल बहुब्री समास, क्योंकि यहाँ मुखय के पश्चात विसर्ग है, मुखम नहीं है। मुखम शब्द नपुंसकलिंग में है और उसको अगर विसर्ग कर दिया है तो ये आपका बहुब्री हो जाएगा। उष्ट्रस्य मुखम यौ मुखम यस्य से, इस तरह का विग्रह करें। तो इस तरीके से हमने समस्त प्रकार के बहुब्री समास के उदाहरण पढ़ लिए हैं। इन तीनों क्लासों से बहुब्री समास के प्रत्येक उदाहरण को हम पढ़ सकेंगे। दोनों शब्द स्त्रीलिंग आ जाते हैं तो पहले शब्द को पुल्लिंग करना होता है, लेकिन बहुब्री समास में कुछ ऐसे भी नियम हैं जिसमें पहले पद को कई जगह पर पुल्लिंग नहीं किया जाता, पुमद्भव नहीं किया जाता है। कर्मधारय में तो पुल्लिंग किया ही जाता है सब उदाहरणों में, लेकिन इसमें बहुब्री समास में कुछ नियमों के आधार पर, जैसे कोई जातिवाचक शब्दों का प्रयोग हो जाता है पहले पद में, जैसे कोई संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हो जाता है, तब उसको पुंबद्भाव नहीं किया जाता है, ना उसकी जगह पुल्लिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी समस्त उदाहरणों को इस तरीके से आपको पढ़ना है। ज़्यादातर बहुब्री समास में आपको याद रखना है दूसरा पद, और दूसरे पद की बनावट जो है वो उस शब्द के अस्तित्व वाली जैसी है या नहीं है। जैसे ये लिखा, जैसे लब्ध प्रतिष्ठा, एक लिखा जैसे निस्पृह है। अब यहां देख रहे हो प्रतिष्ठा की जगह प्रतिष्ठा लिखा, और इससे पकड़ में आ रहा है कत प्रत्यांत पहले है, तो लब्धा प्रतिष्ठा येन से, प्राप्त कर ली है प्रतिष्ठा जिसने, और निस्पृह निर्गता स्पृहा यस्य से निस्पृह है। निर्गता स्पृहा यस्मात् से या यस्य से, अधिकतर यस्मात् से राइट करें नी के साथ, और ये होगा लब्धा प्रतिष्ठा येन से, इसके रूप में विग्रह करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा बहुब्री समास आज की हमने इस क्लास में पढ़ा है। तीनों क्लासों के एक साथ इस पूरे रूप को पढ़ें, आप विग्रह करना भी सीखेंगे और अधिकांश शब्दों में आप बहुब्री समास की पहचान कर लेंगे। बहुब्री का सीधा जो कंपटीशन है वो तत्पुरुष से है, और तत्पुरुष और बहुब्री में बहुत ऐसी बातें हैं जिससे बहुब्री को अलग किया जा सकता है। क्या है मुख्य बातें? तय प्रत्यांत पहले आएगा बहुब्री में, तय प्रत्यांत बाद में आएगा तत्पुरुष में, यहाँ भी कई बार सफलता मिलेगी आपको। दूसरा, उत्तर पद का शब्द भिन्न लिंग में लिखा गया हो तब बहुब्री समास की तरफ चलना है। यानी बहुब्री तो उसमें होगा ही, तत्पुरुष भी अगर कर रखा है तो बहुब्री उसमें निश्चित है, इसलिए बहुब्री के ऑप्शन में अगर डबल उत्तर आते हैं तो वहाँ उसको दोनों के रूप में आपको राइट करना है। इस प्रकार पूरा बहुब्री समास आप पढ़ सकते हैं। कल की क्लास में हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। धन्यवाद।